नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला बद्दो आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब पुलिस ने बद्दो के लिए सवालों की जो फेहरिस्त तैयार कर रखी है, उससे हो सकते हैं कई सनसनीखेज खुलासे। खबर दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीलम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी शहनवाज बद्दो की गिरफ्तारी की क्या है इनसाइड स्टोरी। पूरी खबर आपको दिखाएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा मिर्जापुर में क्यों कर दी गई एक शख्स की बोलेरो से कुचलकर हत्या। और राम मंदिर पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। सोर्सेस से यह बड़ी खबर हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भेजी गई है संभावित तारीखें। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, जनवरी के तीसरे हफ्ते तक। दरअसल पीएम मोदी को संभावित तारीखें भेजी गई हैं। 7 से लेकर 11 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो सकता है। भव्य महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कमेटी बनाई जाएगी और 10 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाएगा। तो बड़ी खबर ये, जनवरी के तीसरे हफ्ते में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है रामलला की, और उसके लिए कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया है। कुछ संभावित तारीखें हैं जो 7 से लेकर 11 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। उसके हिसाब से इन तारीखों को रखा गया है और एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया है। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। इस दौरान भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे कामकाज को देखेगी, जिसमें 10 सदस्य होंगे। भव्य महोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर पर इस वक्त की अहम खबर। जनवरी के तीसरे हफ्ते में रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए कुछ तारीखें भी शॉर्टलिस्ट करके भेजी गई हैं। खास बात यह है कि पूरा महोत्सव जो है वो 7 से 11 दिन तक चल सकता है। एक भव्य और दिव्य महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। पूरा महोत्सव श्री राम पर आधारित होगा। प्राण प्रतिष्ठा को एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाएगा। 7 से 11 दिन तक इस पूरे कार्यक्रम को चलना है और इसके लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित की जाएगी जो इस पूरे आयोजन को देखेगी। आपको बता दें, अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने जा रहा है देश में, और उससे ठीक पहले राम मंदिर के प्रथम तल को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और यह सब कुछ हो सकता है जनवरी के तीसरे हफ्ते में। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण खबर हमें मिल रही है। समय समय पर राम मंदिर की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। चंपत राय लगातार उन तस्वीरों और वीडियोस को शेयर करते रहते हैं कि मंदिर का कामकाज कितनी तेजी से चल रहा है। भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। पिछले दिनों गर्भगृह से जुड़ी हुई भी तस्वीर सामने आई थी, जहां पर दिखाया गया था कि कहां पर दरअसल रामलला विराजमान होंगे, जहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आसपास के पिलर्स बनकर के तैयार हो गए हैं। हमारे साथ निमिष गोस्वामी जुड़ गए हैं जो इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। निमिष, बताइएगा, बहुत लंबा और कई दिनों तक ये महोत्सव मनाने की तैयारी है और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, बहुप्रतीक्षित भगवान रामलला का भव्य मंदिर लगभग आकार ले चुका है। संपूर्ण भूतल की छत यानी कि गर्भगृह समेत जो प्रथम तल की छत है वो पड़कर तैयार हो गई है। अब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए 10 सदस्यीय कमेटी का गठन ट्रस्ट के राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया है, जो इस पूरे भव्य आयोजन को आयोजन संभालेगी, कार्यभार संभालेगी। इसके साथ ही जो डेडलाइन है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को, उसको जनवरी मकर संक्रांति के बाद ये रखी गई है। तीसरे सप्ताह में होना है, ये पहले ट्रस्ट के लोग कह रहे थे। 7 दिवसीय भव्य आयोजन होगा। तो जाहिर सी बात है कि 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति से 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। तो जो तिथि होगी वो 22 जनवरी हो सकती है। हालांकि इस पूरे पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से अगर माने तो 22 जनवरी को भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की जो प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, वो पूरी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री को प्रकांड जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे 7 ज्योतिषाचार्यों से तिथि निकलवाई गई थी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, और उस तिथि के साथ एक निवेदन पत्र राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास की तरफ से भेजा गया है और ये कहा गया है कि इन तिथियों पर वो उपलब्ध है। जैसे ही पीएमओ से तिथि पर पुष्टि होती है, बिल्कुल। और अब प्रधानमंत्री मोदी को भी एक कार्यक्रम भेजा गया है। असल तारीखें क्या होंगी उस पर भी जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। जानकारी के लिए शुक्रिया निमिष आपका।
इधर गेमिंग चैटिंग से धर्मांतरण की साजिश रचने वाले शहनवाज बद्दो के लिए पुलिस ने 10 सवालों की फेहरिस्त तैयार कर ली है। इन सवालों के जवाब इस पूरे रैकेट से जुड़े हर राज से पर्दा उठा सकते हैं। बद्दो बोलेगा, धर्मांतरण के हर राज खोलेगा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट के जरिए युवाओं के धर्मांतरण के मुख्य आरोपी शाहनवाज मकसूद खान और बद्दो को महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने रायगढ़ जिले के अलीबाग में लॉज से गिरफ्तार किया। आरोपी शाहनवाज और बद्दो का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज 9 जून का है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि शाहनवाज को गेस्ट हाउस दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। बद्दो से पूछताछ के लिए गाजियाबाद पुलिस ने सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। क्राइम ब्रांच ने 10 सवाल तैयार कर रखे हैं। एटीएस आईबी भी उससे पूछताछ करेगी। पहला सवाल, पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि 15 से 17 साल के बच्चों को धर्मांतरण के रैकेट में फंसाने का ये काम बद्दो किसके इशारे पर कर रहा था, यानी कौन है बद्दो का आका। दूसरा सवाल, बद्दो से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं। वो कौन लोग हैं जो युवाओं को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। तीसरा सवाल, पुलिस बद्दो से ये पता लगाएगी कि इस धर्मांतरण के रैकेट के लिए कहां-कहां से फंडिंग हो रही थी और फंडिंग करने वाले लोग कौन हैं। चौथा सवाल, पुलिस बद्दो के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी क्या विदेश में बैठे कुछ लोग भी इस साजिश का हिस्सा थे और विदेशों से धर्मांतरण के लिए फंडिंग हो रही थी। पांचवा सवाल, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बद्दो का लैपटॉप या वो डेटा हासिल करना जिससे ये पता चल सकता है कि अब तक कितने बच्चे इस धर्मांतरण की साजिश का शिकार हो चुके हैं। छठा सवाल, पुलिस और खुफिया एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगी कि ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों को फंसाने का प्लान किसका था। वो कौन है जिसने ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों को फंसाने की तरकीब रची थी। सातवां सवाल, पुलिस बद्दो से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि देश के कितने शहरों में ऑनलाइन धर्मांतरण का एक काला धंधा चलाया जा रहा था। आठवां सवाल, सबसे अहम और गंभीर सवाल ये कि क्या इस पूरे रैकेट से जाकिर नाइक का भी कोई लेना देना है। ये खुलासा हुआ है कि जिन बच्चों का धर्मांतरण कराया जाता था उन्हें जाकिर नाइक के भाषण सुनाए जाते थे। नौवां सवाल, एटीएस की टीम भी बद्दो से ये जानने की कोशिश करेगी कि कहीं इस पूरे मामले का किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकियों के इशारे पर ही ये रैकेट चलाया जा रहा था। 10वां सवाल, पुलिस बद्दो से ये पता लगाएगी कि धर्मांतरण का ये खेल कब से चलाया जा रहा था और वो इस रैकेट से कैसे जुड़ा। जाहिर है अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और जब इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो इस मामले से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अमित राणा के साथ राय की रिपोर्ट। के इस रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद से ही बद्दो लगातार फरार चल रहा था। कैसे हुई बद्दो की गिरफ्तारी, क्या है गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी, दिखाते हैं आपको। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर शिकंजा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का सरगना बद्दो गिरफ्तार। महाराष्ट्र में रायगढ़ के अलीबाग से हुई गिरफ्तारी। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो को महाराष्ट्र पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तारी से बचने के लिए 31 मई से फरार बद्दो ने पहले अपनी लोकेशन बदली और फिर इसके बाद नाम और पहचान भी बदला, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उसके सभी प्लान पर पानी फेर दिया और उसे रायगढ़ के अलीबाग इलाके से पकड़ लिया। बद्दो की गिरफ्तारी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
बद्दों को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस की टीमों ने पहले तो शहनवाज के परिजनों से उसके बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ से फिसलता ही रहा। इसके बाद पुलिस को लीड मिली कि बद्दो अपने किसी दोस्त के लॉज में मुंबई के वर्ली इलाके में छिपा बैठा है। इसी के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का फुल प्रूफ प्लान बनाया और आखिरकार उसे अलीबाग से गिरफ्तार कर लिया। थाने पुलिस ने शहनवाज के पास से एक मोबाइल फोन और एक टैबलेट भी जब्त किया, जिसकी जांच से धर्मांतरण मामले में जुड़े कई और राज सामने आने की उम्मीद जगी। सूत्रों ने बताया कि शहनवाज पुलिस की शुरुआती पूछताछ में कई राज उगल चुका है। जानकारी के मुताबिक शहनवाज ने पुलिस को बताया कि उसने जाकिर नायक से प्रभावित होकर धर्मांतरण का काम शुरू किया और फोर्टनाइट गेमिंग ऐप पर अपने गेम के जरिए नाबालिगों को निशाना बनाया। बताया गया कि शहनवाज बड़े ही शातिर तरीकों से नाबालिगों को अपने धर्मांतरण के जाल में फंसाता था। सूत्रों से यह भी पता चला है कि जब ऑनलाइन गेम खेल रहे नाबालिग शहनवाज से जीतने का तरीका पूछते तो वो उन्हें इस्लाम धर्म की मदद से जीत हासिल करने की बात कहता, जिसमें वो गेम खेलने से पहले कुरान की आयतें पढ़ने का दावा करता और नाबालिगों को भी आयतें पढ़ने की सलाह देता। हालांकि जानकारी के मुताबिक शहनवाज इस दौरान खुद को गैर मुस्लिम बताता था और दूसरे खिलाड़ियों को गेम जीतने का मंत्र देने के लिए चैटिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर जुड़ने के लिए कहता था। बद्दो ऑनलाइन गेमिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर बात करने की सुविधा के जरिए गेम खेलने वाले खिलाड़ी से बातचीत करता था और इसी सुविधा से शहनवाज उर्फ बद्दो ने पीड़ित नाबालिग का मोबाइल नंबर लिया और फोन के जरिए बातचीत शुरू कर दी। दिसंबर 2021 से शहनवाज ने पीड़ित लड़के से वैलोरेंट गेम खेलना शुरू किया और इसी गेम में आइस बॉक्स टारगेट को पूरा करने के लिए धर्मांतरण की बात करनी शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि इस चैटिंग ऐप पर जुड़ने के बाद ही ब्रेन वॉश का काम शुरू किया जाता था, जिसमें शहनवाज नाबालिगों को अपने जाल में फंसाने के लिए जाकिर नाइक और बिलाल फिलिप जैसे कट्टरपंथियों के वीडियो का इस्तेमाल करता था। तो उधर गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाने के मामले पर अब भी सियासत गर्मा गई है। एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वाड ने गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाने के मामले को साजिश बता दिया और महाराष्ट्र में ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके को बदनाम करने का आरोप लगाया, क्योंकि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने के मामले में गिरफ्तार आरोपी शहनवाज मुंब्रा का ही रहने वाला है। गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा देखा, गेमिंग का नाम डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? एनसीपी विधायक ने पूछा कि मुंब्रा में वो 400 लोग कौन हैं जिनके धर्मांतरण का दावा किया जा रहा है। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले के मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दो को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे पूछताछ के बाद पूरे मामले का सच सामने आ सकेगा और इस बात का भी पर्दाफाश हो सकेगा कि बद्दो मास्टरमाइंड है या सिर्फ एक मोहरा, और इस पूरे गेम का आका तो कोई और ही है। उधर बरेली में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक हिंदू लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में द केरला स्टोरी जैसी वारदात सामने आई है। यहाँ शाह आलम नाम के शख्स ने एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया, फिर उसे काशीपुर लेकर गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वो उसे बंधक बनाकर उसके साथ रेप करता रहा, उस पर जुल्म करता रहा और फिर जब उसका मन भर गया तो उसने उस लड़की को अपने 2 दोस्तों के हवाले कर दिया। उन दोनों ने भी इस लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद शाह आलम ने इस लड़की को 500 रुपए दिए और वहाँ से फरार हो गया। उसने नाबालिग लड़की को खामोश रहने के लिए कहा था और जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसे अगवा किया था और इसे अगवा करने के बाद काशीपुर ले गए थे। वहाँ से जो भी उसने बताया सारा कुछ बयानों में, फिर बाबू के हाथ, बाबू से ही है, वहाँ इधर करीब 3 लोगों का करीब ये मैटर था। अब पुलिस वालों ने आज उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए लड़की की लोकेशन ट्रेस की और घटना स्थल पर जा पहुंची।
बदहवास हालत में मिली किशोरी मेडिकल उपचार के लिए भेज दी गई। पुलिस ने शाह आलम की तलाश शुरू की और फिर शाह आलम और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, थाना मीरगंज में इस तरह की एक घटना हुई है जिसमें एक युवती का अपहरण करने की बात सामने आई थी। उसमें धारा 363-66 मुकदमा पंजीकृत किया गया था। युवती को बरामद कर लिया गया। अभी उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि उन्होंने इस लड़की को अपने जाल में कैसे फंसाया और क्या पहले भी वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पूरे देश में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बरेली में सामने आई इस वारदात से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और वो दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस शाह आलम नाम के मुख्य आरोपी के बारे में पता लगाने में जुटी है। क्या इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं और क्या उसने पहले भी किसी वारदात को अंजाम दिया है। चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18 बरेली। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। जल्द होगी वापसी।